जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के द हिंदू एनालिसिस में। आज डेट है 19 जून। तो देखिए आज के द हिंदू में आया है। देखिए एडिटोरियल सेक्शन देखें तो पहला वाला आर्टिकल अभी चाइना से रिलेटेड आया है और भारत को किस तरीके से अभी अपनी साउथ एशिया की पॉलिसी को लेकर चलना है उस बारे में बात की जा रही है। ये वाला आर्टिकल अभी बात कर रहा है जो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी नॉन परमानेंट का जो पोजीशन है वहाँ पर भारत को ज़्यादा वोटिंग मिल गई है, तो वहाँ पर भारत मेंबर बन चुका है। ठीक है, उस बारे में। और ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं किस तरीके से जो फ्यूल्स के रेटिंग्स बढ़ रहे हैं उस बारे में ये आर्टिकल बात कर रहे हैं। ये वाला आर्टिकल है मेडिएशन के रिगार्डिंग, यानी जो अभी वर्चुअल कोर्ट चल रहे हैं तो उसमें तो जो विक्टिम्स और जो आप कह सकते हैं इल्ज़ाम लगाने वाले वो सारे कैसे फिजिकली जाके वहाँ पे डिसीजन या इन्वेस्टिगेशन होती थी, कार्रवाई होती थी। ठीक है, लेकिन जो मेडिएशन वाला फैक्टर होता था तो उसको भी ऑनलाइन करने की बात की जा रही है कि मेडिएशन मतलब क्या, जब कोर्ट के बाहर ही आपस में समझौता करके सुलह कर ली जाती है। ठीक है, तो अभी उसको भी ऑनलाइन करने की बात की जा रही है। अब देखिए ये वाला आर्टिकल भी बात कर रहा है कि किस तरीके से जो इंडिया है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग से डीकपल हो सकता है, यानी किस तरीके से अभी हम चाइना से दूर हट सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकते हैं। देखिए ये वाला आर्टिकल भी बात कर रहा है कि किस तरीके से जो अमेरिका है वो अभी जर्मनी से अपनी ट्रूप्स बाहर निकाल रहा है और जो ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसके ऊपर काम कर रहा है, और आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से ट्रम्प को अपनी जीत निश्चित करनी है उसके ऊपर काम कर रहा है। देखिए अगर स्टार्ट करें तो ये पहला आर्टिकल बात कर रहा है एट हाई टेबल इंडिया मस्ट अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड पोजीशन एट यूएनएससी एंड बी वॉइस ऑफ द वीकर नेशन। ठीक है, तो फिर भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसकी जगह ले ली। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ 15 आप कह सकते हो 15 मेंबर्स हैं और 15 में से P5 जो है वो परमानेंट है। ठीक है, कौन से यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है। ये 5 लोग क्या है, परमानेंट है। और जो बचे हुए 10 है वो आप कह सकते हो नॉन परमानेंट या टेम्परेरी होते हैं। 2 साल का टर्म होता है इनका। ठीक है, 2 साल बाद इनको अपनी, जब ये इलेक्ट होके आते हैं तो 2 साल के लिए रहते हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्शन इनका होते रहता है। तो अभी भारत को भी यहाँ पे पोजीशन मिली हुई है, इलेक्ट हुआ है भारत। ठीक है, इससे पहले भारत 2010 में एक बार वापस से सीट पाया था और अब इस बार पा रहा है 2020 में। ठीक है, अब देखिए जो है इंडिया वो एशिया पैसिफिक से सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट था। ठीक है, इसलिए ज़्यादा स्वाभाविक था कि भारत को सीट मिल ही जाएगी। और इसमें अगर आपको सीट चाहिए तो आपको कम से कम 2/3 वोट्स मिलने चाहिए। टोटल 193 कंट्रीज होती हैं यूएन में, उसमें से कम आपको 2/3 यानी कि 128 के आसपास वोटिंग मिलनी चाहिए। तो भारत को 184 वोट्स मिले थे, यानी काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में भारत को वोट मिले थे। इससे पता चलता है कि भारत का कितना गुडविल है ग्लोबल लेवल पे, यानी भारत को कितनी सही नज़रिए से देखा जाता है आप देखेंगे तो, क्योंकि 184 कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए भारत का एजेंडा क्या है, भारत मल्टीलैटरलिज्म पे विश्वास करता है। भारत रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी टेररिज्म फैल रहे हैं और जो आप कह सकते हो कि कोई भी एक कंट्री ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी पावर उसी के पास हो, इसलिए मल्टीलैटरलिज्म पे भारत विश्वास करता है कि सभी डायरेक्शन में चीज़ें ओपन होनी चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इंडिया हैड लॉन्च ए कैंपेन ब्रोशर विद द हाईलाइटेड its demand for transparency in the mandate for the US peacekeeping mission and push for India-led comprehensive convention on international terrorism। ठीक है, for joint effort for UN reform and expansion of the सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो भारत का जो एजेंडा है, भारत ने सामने अभी जो कैंपेन किया था उसमें ब्रोशर निकाला था जिसके ऊपर भारत ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात कर रहा था, यूएन पीस कीपिंग मिशन के ऊपर बात कर रहा था। ठीक है, और भारत ने जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इसके ऊपर भी बात किया कि किस तरीके से टेररिज्म को डील करना है और इसको किस तरीके से जॉइंट एफर्ट्स लगा के चलना है ताकि इसके ऊपर हम काम कर सकें। और एक और चीज़ लागू की गई है, अ न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ठीक है, नॉर्म्स नॉर्म्स कह सकते हो, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ठीक है, ये एक चीज़ चालू की गई है। और देखिए अभी 2 साल के लिए है तो अब भारत के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि किस तरीके से भारत यहाँ से बेहतर डिसीजन ले और जो वैल्यू बेस्ड पोजीशन है उसको ले, और जो वीकर वॉइस ऑफ जो वीकर नेशन है उनका भी एक दिमाग में पिक्चर लेते हुए सही फैसले ले या फिर सही एक आप कह सकते हो जो मौका मिला है उसको पूरी तरीके से उसको यूज़ करें और अच्छे अच्छे डिसीजन रिफॉर्म लाने में काम करें। ठीक है, तो ये एक मौका मिला है अभी भारत को। अब देखिए ये वाला आर्टिकल बात करें किस तरीके से जो फ्यूल है, ठीक है, उसकी प्राइसिंग बढ़ती जा रही है। तो हमने देखा था पास्ट में किस तरीके से अभी जो फ्यूल्स की प्राइस है वो गिरती जा रही थी, तो उसके बावजूद भी
स्टेट्स में या कंट्री में जो पेट्रोल डीजल है उनके दाम गिरते नहीं हैं। तो ये एक मुद्दा हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, भारत के पास अभी इकोनॉमी की वैसे ही तंगी है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो क्या करना होगा। तो जो भी ये ऑयल से रेवेन्यू आता है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है सभी लोग, ठीक है। तो जितने भी ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं तो वो कस्टमर तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंचता है, ठीक है। अगर प्राइसिंग गिर भी रहा है तो भी कस्टमर से उतने ही पैसे लिए जाते हैं या ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इनकम आती है वो गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये सारा जो बेनिफिट मिलता है उससे ही फिर गवर्नमेंट सारी जो स्कीम्स हैं उसके ऊपर खर्चा कर पाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें हैं। अब देखिए, ये वाला आर्टिकल अगर हम देखें, इसमें बात की जा रही है कि किस तरीके से अभी जो भारत है, देखिए अभी भारत को किस तरीके से जो चाइना है वहाँ से कितना अग्रेशन देखने को मिल रहा है और काफ़ी रिलेशन भी कर रहे हैं। तो अब भारत किस तरीके से जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, वहाँ पर किस तरीके से अपने रिलेशन लेके चलता है, ताकि जो ये चाइना इतना अग्रेसिवनेस दिखा रहा है तो भारत को बाकी भी स्टेट्स का कंट्रीज़ का सपोर्ट मिल सके और यहाँ पर भारत सबके साथ मिलकर इस रीजन में चाइना का आप कह सकते हो कि अग्रेशन रोक सके, ठीक है। तो ये भारत किस तरीके की पॉलिसी लेके आता है वो देखने वाली बात होगी। तो देखिए, अभी गलवान में हमने देखा किस तरीके से जो भारतीय फौज है उनके 20 जवान शहीद हो गए वहाँ पर, किस तरीके से चाइना ने बर्बरता दिखाई है। और फिर बोला जा रहा है कि अभी टाइम आ चुका है कि भारत को भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। तो देखिए, बात की गई किस तरीके से 1988 में जब राजीव गांधी वहाँ गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से कई मौक़ों पर भारत ने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है चाइना के साथ, लेकिन आप नतीजा देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आज रियलिटी क्या है, ठीक है। तो यानी कि अब भारत को भी टाइम आ गया है कि किस तरीके से वो एक स्ट्रॉन्ग एक अपना भी लिमिट बना ले कि अब हमें भी इस तरीके से मूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए, बात की जा रही है 1959 की। तो 1959 जो 62 का वॉर था उससे पहले भी एक इवेंट हुआ था जिसमें भी आप कह सकते हो कि कुछ जो हमारे फौज के सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो वो सब इंसिडेंट के सिमिलर इंसिडेंट अभी हमें देखने को मिला है जो गलवान में हमने देखा है। तो तब वो इंसिडेंट हुआ था कोंकाला, ठीक है, कोंकाला पास जो है वहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला था और सिमिलर इंसिडेंट अभी हमें गलवान में देखने को मिल रहा है। तो चाइना जो है वो अपनी आप कह सकते हो आदत से सुधरने वाला नहीं है, वो सिमिलर इंसिडेंट्स ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अभी भारत को भी टाइम आ गया है कि वो भी किस तरीके से चाइना से डील करना है उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले। और देखिए, जो हमारी कह सकते हो एनिमी सिटी जो एनिमो सिटी बनी हुई है उसमें एक ये वाला भी इंसिडेंट सामने आया है कि जो जब लामा आए थे तिब्बत से, ठीक है, तो उनको भारत ने किस तरीके से शरण दी थी। तो 1959 में दलाई लामा भी आए थे, तो उसके बाद से भी भारत और चीन के रिश्ते इसकी वजह से भी खराब हैं, ठीक है। और इसमें देखिए ये भी एक बात है, अगर तिब्बत एक अलग हो जाता है तो जो डिस्प्यूट है भारत और चाइना के बीच में वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी बाउंड्री वाला इशू है वो एक्चुअल में तो तिब्बत के पास ही है ना। और अगर तिब्बत ही अलग हो जाए तो भारत और तो ये जो बाउंड्री वाला इशू है वो ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि भारत को जितनी भी चॉइसेस है उसको काफ़ी केयरफुली लेना पड़ेगा और जितने भी साउथ ईस्ट में कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, नेपाल के साथ भी अभी रिश्ते कुछ खासा सही चल नहीं रहे। नेपाल ने भी अभी एक नया नक्शा जारी करने की बात की गई जिसमें वो लिपुलेख, लिम्पियाधुर्रा, काला पानी ये सारे टेरिटरीज को नेपाल रीजन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी सिचुएशन बनी हुई है इस वाले रीजन में। अब देखिए, फ्यूचर की बात की गई तो फ्यूचर की वही बात है कि किस तरीके से जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ की सारी जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं उनके साथ किस तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रीटीज बनाई जाए या बात की जाए कि किस तरीके से फ्यूचर में एरिया को सुरक्षित रखना है ताकि जो चाइना है वो अपना वर्चस्व ना दिखाए। तो हमने कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल देखा था जिसमें फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी कंट्रीज हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार है। और यूएसए तो है ही है, कॉड रीजन है हमारा, ठीक है। कॉड में यूएसए है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग सारे मिलकर काम कर रहे हैं और कॉड को एंटी चाइना भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो ग्रुपिंग्स हैं वो अभी काम कर रही हैं इसके ऊपर। तो देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में इंडिया क्या किस तरीके से चाइना के अगेंस्ट काम करता है या क्या स्टेप्स लेता है। अब देखिए, यहाँ पर मेडिएशन की बात की गई है। तो इन दी एज ऑफ कोविड, तो कोविड के टाइम पे जहाँ हमने देखा है सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। हमने वर्चुअल कोर्ट्स की बात सुनी, ठीक है, किस तरीके से सारे जो वकील हैं जो जज है वो ऑनलाइन आके केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक और चेंजेस
चेंज देखने की बात ये मिली है कि जो मीडिएशन है उसको भी ऑनलाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब मीडिएशन क्या होता है, तो कभी भी कोर्ट के बाहर जो समझौता कर ली जाता है आपस में, ठीक है, तो कोर्ट में जाने की जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको मीडिएशन कहा जाता है। तो इसमें वही पॉजिटिव बातें बताई गई हैं कि मीडिएशन से ये होगा कि लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, जो अपनी जगह पर है वो वहीं से मीडिएशन करके चीज़ों को सॉल्व कर लेगा। और जब हम वर्चुअली फिजिकली आमने सामने प्रेजेंट होते तो उसमें बहुत बार टकराव देखने को मिला है, झगड़े देखने को मिले हैं, तो वो भी नहीं होगा जब वर्चुअली स्क्रीन पे रहेंगे तो। ठीक है, तो ये सारी पॉजिटिव बातें बताई गई हैं इसमें। और जो थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें बताई गई हैं वो जो पर्सनल प्रेजेंस का इम्पैक्ट होता है वो बताया गया है कि पर्सनल प्रेजेंस का इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ओवरऑल लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। अब देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं, कैन इंडिया डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए जैसे कि आज फ्राइडे, तो फ्राइडे फ्राइडे को हमेशा एक इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स है वो अपनी राय रखते हैं। तो अभी बात की जा रही है क्या भारत चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग का इंपोर्ट करता था, ठीक है, जितने भी इंपोर्ट होते थे जो उसको हटा सकता है, उसको कम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया है कि अभी भारत के अंदर जो एक अभी आप कह सकते हो माइंड सेट चल रहा है कि बायकॉट द चाइनीज़ प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत हद तक पॉसिबल भी है और बहुत हद तक मुश्किल भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत अभी उतना कॉम्पिटिटिव है नहीं। तो भारत को उसमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, उस लेवल पे प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, उस लेवल पे टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेंगी, ताकि हम इजीली उनके प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर सकें और हमें जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो भी इंडियन मेड टेक्नोलॉजी मिल सके, वो भी कम कीमतों पर। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। मेड इन इंडिया का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से मेड इन इंडिया जो है वो, जो मेक इन इंडिया चालू किया गया था वो इतना कारगर साबित हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद भी हम आज तक अभी देख सकते हैं कि कब कब मेक इन इंडिया चालू हुआ था और आज भी हम चाइना पे कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर आप बात कर लेंगे फार्मा की, तो फार्मा का जो एपीआई होता है, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो मोस्ट ऑफ दी कहाँ 80% से ज़्यादा चाइना से आता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बोला गया है कि हमें फोकस करना है अभी किस तरीके से भारत में इनका प्रोडक्शन किया जाए और डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम की जाए। ठीक है, तो अब देखने वाली बात होगी कि जो ये आत्मनिर्भर की बात की जा रही है तो उसके ऊपर किस तरीके से भारत काम करता है और डिपेंडेंसी कम करता है चाइना के ऊपर। और इसमें एक और टर्म दिया गया है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या है ये पहले देख लीजिए। तो देखिए बोला जा रहा है कि किस तरीके से अभी जो सप्लाई चेन कट करने की बात की जा रही है चाइना से, तो इसको एक टर्म दिया गया है, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एन अप्रोच दैट विल ड्राइव यू अप द रोड ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ठीक है, कि अगर हम दूसरे देशों के साथ ट्रेडिंग कम कर देंगे, बंद कर देंगे और सिर्फ इनवर्ड लुकिंग बन जाएंगे, तो इसको आप कह सकते हो कि एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म है कि हम सिर्फ अपने ही देश में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की ये एक बात बताई जा रही है। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म के ऊपर ही फोकस कर रही हैं, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा था किस तरीके से जो बाउंड्रीज़ हैं वो रीअमर्ज हो गई थी और सभी लोग इनवर्ड लुकिंग हो गए थे। अब देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है किस तरीके से अभी जो जर्मनी है वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 9,500 जो अपनी ट्रूप्स थी उनको वहाँ से वापस निकाल लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जर्मनी है वो जो नाटो का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1949 में चालू की गई थी, उसके तहत ये फिक्स किया गया है कि जो सारी नाटो मेंबर्स हैं वो 2% ऑफ द जीडीपी डिफेंस पे खर्च करेंगे। लेकिन अभी जो जर्मनी है उसने ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, तो इससे जो ट्रम्प है वो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी जो जर्मनी है वहाँ से जो 9,500 ट्रूप्स हैं उसको वापस लाने की बात की है। तो इस तरीके से अभी सिचुएशन जर्मनी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है जो ट्रम्प है उनके इलेक्शन को, क्योंकि अभी उनका इलेक्शन भी नवंबर में देखने मिलने वाला है। ठीक है, तो वो सारी ही चीज़ों को कंसिडर करके अभी जो भी स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, और देखिए इसमें पेरिस क्लाइमेट की भी बात की गई है, जो पेरिस क्लाइमेट डील है जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए हैं। तो किस तरीके से वो अभी आप कह सकते हो कि पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकले हैं, फिर ईरान न्यूक्लियर डील से भी बाहर निकल गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी ही डीलों से बाहर निकल रहे हैं, उसके ऊपर भी जो अपना जर्मनी है उसका विपरीत स्टांस था, क्योंकि जर्मनी जो क्लाइमेट ट्रीटी है उसको फॉलो करना चाहता था। ठीक है, और जो हमने देखा था जर्मनी सपोर्ट कर रहा था जो ईरान का न्यूक्लियर ट्रीटी था, ठीक है, न्यूक्लियर डील था, उसको भी सपोर्ट कर रहा था। तो इन सारे पॉइंट्स पर जो जर्मनी और यूएसए हैं उनके रिलेशन काफ़ी बिगड़ रहे हैं। तो ये सारी अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है जर्मनी में, और इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो पोलैंड को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पोलैंड इससे थोड़ा फ़ायदा उठा रहा है, और अभी जो पोलैंड है वो यूएसए का पैट्रियट मिसाइल इसको भी खरीदने के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो F-35 फाइटर जेट हैं वो भी उसमें भी इंटरेस्ट दिखा रहा है।
तो ये सारी सिचुएशन अभी जर्मनी में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन में क्या बताया गया। तो देखिए अभी जो 2-3 दिन हो गए हैं, अभी जो 15 तारीख को हमने देखा था गलवान में जो सिचुएशन बनी थी, ठीक है, भारत और चाइना के जो आर्मी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो हमने देखा सोल्जर्स को किस तरीके से वहाँ पर काफ़ी अग्रेशन देखने को मिला और वहाँ पर डेथ भी देखने को मिली है। तो अभी जो चाइना ने और उसने 10 जो हमारे सोल्जर थे और उसमें काफ़ी कर्नल और मेजर लेवल के भी अधिकारी हैं उनको भी फ्री किया है। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन देखने को मिली है। और जो चाइना ने किया है, ठीक है, उसने जो वहाँ पर यूज़ किए हैं, जो आप कह सकते हो जो कील लगी हुई रॉड होती है उसका वहाँ पर यूज़ किया है, तो उसने जो वायलेशन किया है 1996 में हमने ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत हमने ये फिक्स किया था कि जो बॉर्डर है जो भी कन्फ्रंटेशन होगी उसमें कभी भी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अभी चाइना ने देखिए किस तरीके से बर्बरता वहाँ पर दिखाई है। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि इंडिया ने अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट हासिल की है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। अब रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की भी बात की गई है। कभी हमने देखा है कि किस तरीके से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट आने की बात की गई। इससे पहले हमने देखा था काफ़ी टाइम पहले रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट की बात की जाती थी, जो चाइना से मंगाया गया था लेकिन वापस भेज दिया गया था क्योंकि वो फॉल्टी था। ठीक है, तो अभी हमने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के ऊपर काम करना शुरू किया और एक किट भी डेवलप की है। ठीक है, तो अभी इसको ज़्यादा स्टार्ट करने की दिल्ली में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके तहत होता क्या है कि हम शरीर में जो एंटीजन होता है, ठीक है, अगर वायरस घुसेगा तो वो क्या है, वो एक एंटीजन है, तो उसको डिटेक्ट करने वाली ये किट है। तो ये पहले हमने कि देखा है किस तरीके से जो किट्स होते हैं उसमें फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव की बात आती थी, लेकिन इसमें अगर पॉजिटिव आएगा तो कभी भी फॉल्स पॉजिटिव नहीं आ सकता, वो हमेशा ही ट्रू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये आप कह सकते हो किट है। और जो नेगेटिव आएगा उसमें फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर जो सैंपल हमने लिया है उसमें उस लेवल पे एंटीजन मौजूद नहीं रहेगा तो हो सकता है वो नेगेटिव दिखा दे, लेकिन जो पॉजिटिव है वो हमेशा ट्रू पॉजिटिव ही आएगा। और अभी रेलवे ने चाइना के साथ 471 करोड़ की एक कॉन्ट्रैक्ट थी जिसको अभी कैंसिल कर दिया है। और अभी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उसने बीएसएनएल और एमटीएनएल को कहा है कि जो चाइनीज़ के 4G गियर्स हैं उनको ना इस्तेमाल करें और उसके अल्टरनेट के ऊपर काम करें। ठीक है, तो ये सारे इंसिडेंट्स देखने को भी मिल रहे हैं। और जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जो 5G है उसमें अभी चाइना सबसे आगे, जो हुआई कंपनी है वो सबसे लीड कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि भारत उस विषय में किस तरीके से अभी डील करता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो शोकनुमा माहौल बना हुआ है देश भर में इस इंसिडेंट्स के बाद। ठीक है, और देखिए जो नेपाल है उसने जो बिल पास किया था नए नक्शे को लेकर वो पास कर दिया गया। वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी सिंह, दिव्या विद्या देवी भंडारी, उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिए। ठीक है, तो वो बिल जो है नेपाल में पास हो गया, जिसके तहत उन्होंने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख इसको अपनी टेरिटरी में दिखाया है। ठीक है, तो नेपाल और भारत के बीच में भी रिश्ते अभी काफ़ी बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए जो इंडिया है वो रशिया, इंडिया और चाइना इस ग्रुपिंग की मीटिंग होने वाली है। तो जिस तरीके से भारत और नेपाल और चाइना के बीच में रिश्ते बिगड़ रहे थे, तो आशंका ये थी कि हो सकता है इंडिया जो है वो मीटिंग में पार्ट ना ले, लेकिन भारत अभी पार्ट ले रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि भारत जो है वो काफ़ी पीस की तरफ देखने वाला नेशन है और वो चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, ना कि और एग्रेवेट करना चाहता है। और देखिए अभी जो 50,000 करोड़ की स्कीम लाने की बात की गई है माइग्रेंट्स के लिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि जो माइग्रेंट्स आए हैं उनको रोज़गार दिया जा सके। अब देखिए एक और जो मेडिसिन है यूमीफेनोवीर, ठीक है, तो इसके ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है कि किस तरीके से इसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था बहुत सारे मेडिसिन जो रेमडेसिविर है, फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन है, तो ये सारी हमने दवाई देखी थी। और आज हम देख रहे हैं यूमी फेनोवीर। ठीक है, तो ये सारी अभी बहुत सी दवाइयों के ऊपर काम चल रहा है दुनिया भर में। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जगन्नाथपुरी की यात्रा है उसके ऊपर स्टे करने की बात की गई है कि काफ़ी रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है उसमें हमें हर साल जो आप कह सकते हो इस ओकेजन पे यात्रा निकाली जाती है, तो उसके ऊपर भी स्टे निकाला गया है। अगर आगे हम देखें जो वर्ल्ड पेज है उसकी बात करें, तो जो ट्रम्प हैं उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए चाइना की मदद मांगी थी, ऐसा कहना है। वहाँ के फॉर्मर जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन, उन्होंने किताब लिखी है, तो उसमें उन्होंने इन सारी बातों का जिक्र किया है। तो इससे पता चलता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं उनका किस तरीके का फेस है, वो इलेक्शन जीतने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट जाती हैं। ठीक है, और यूएसए ने अभी एक जो बिल है
जो चाइना को सैंक्शन करने के ऊपर लगाने की बात करता है, जिस मतलब जहाँ पर वहाँ पर जो यूघिर मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट जो ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, ठीक है, उसको लेकर वहाँ पर बिल पास हुआ है, तो जिसके तहत वहाँ पर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यूगिर मुस्लिम्स की वहाँ पर हालत काफ़ी बुरी होती है और उनको कैंप्स में वहाँ पर डाल दिया जाता है, जो जिंगजियांग वाला रीजन है चाइना का, ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पर भी बिल पास किया गया है ताकि जो चाइना है उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जा सके। और जो फ्रांस है वो अभी यूएसए से काफ़ी नाखुश लग रहा है, क्योंकि यूएसए जो है वो जो गाफा गाफा हम टैक्स लगा रहे हैं जो गूगल, अमेजोन, फेसबुक और एप्पल है इनके ऊपर, ठीक है। तो यूएसए कह रहे हैं आप हमारी कंपनीज को काम नहीं करने देते हो और इस तरीके के हिंड्रेंस लाते हो। दरअसल इशू ये है कि यूरोपियन यूनियन की काफ़ी कंट्रीज़ और जो फ्रांस है, ये सारे लोग अभी जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने वाली बिग जायंट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं और जो जिनके थ्रू प्रॉफिट अर्न करते हैं, मतलब जो न्यूज़ दिखाते हैं, तो इसमें जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका भी हिस्सा बनता है। तो ये उनको कुछ भी पे नहीं करते, तो ये कह रहे हैं कि आपको नेशन को टैक्स पे करना होगा, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेहनत कोई और कर रहा है और सारा प्रॉफिट आप लेके जा रहे हो, ठीक है। और जो इराक है उसने भी टर्की को अटैक करने से रोकने की बात की, क्योंकि वहाँ पर जो कुर्द लोग हैं, ठीक है, जो कुर्दिस्तान का ड्रीम रखते हैं, ठीक है, जिसके तहत बहुत एक बड़ा पोर्शन टर्की का भी आता है, तो टर्की इसके अगेंस्ट में रहता है और टर्की ने भी वहाँ पर इराक में अटैक किया है। तो इराक वही कह रहा है कि इस तरीके के स्टेप्स ना लिए जाएं। और जो ईरान है उसकी नेवी है ईरान की, ठीक है, उन्होंने अभी एक क्रूज मिसाइल टेस्ट किया है। तो इस तरीके की सिचुएशन अभी वेस्ट में देखने को मिल रही है। और जो इंडियन इकॉनमी है वो 4% से कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ऐसा फोरकास्ट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। तो 4% से गिर सकती है, ये फोरकास्टिंग की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। और जो वी शेप की बात की जाती थी कि वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है, उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। और देखिए जो AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू था, ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या था कि अगर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज के अलावा बाकी जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनके ऊपर भी उनको जो टैक्स है या फिर जो आप कह सकते हो कि सर ड्यूटी है वो गवर्नमेंट को पे करना होगा, इस तरीके का स्टेप लिया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, बाकी PSUs के ऊपर भी AGR लागू कर दिया, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी फड़ताल लगाई है कि आपको बाकी PSUs को नहीं इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था, सिर्फ टेलीकॉम की हमने बात की थी। और स्पोर्ट्स सेक्शन में देखिए यहाँ पर अगर ये वाला देखें तो एक आर्कियोलॉजी साइट मिली जो कोडुमानल, ठीक है, ये एक साइट मिली जहाँ पर मेगालिथिक बरियल रिचुअल देखने को मिला है कि किस तरीके से पास्ट में बरियल रिचुअल हुआ करते थे। तो ये एक हिस्ट्री का आप कैसे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कह सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोडू मनाल, ठीक है। तो ये एरोड, तमिलनाडु का एरोड जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का है ये, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में। चलिए, शुक्रिया।